फिल्म एक सैन्य अनुसंधान केंद्र में शुरू होती है। एक लेफ्टिनेंट सैन्य उपग्रहों पर दैनिक निरीक्षण करने के लिए कर्तव्य पर है जब वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली बड़ी असामान्य तरंगों को देखती है। अंतरिक्ष से एक दृश्य हमें अपने रास्ते में हर उपग्रह को नष्ट करने वाली लहरों को दिखाता है। लेफ्टिनेंट पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है और सोचती है कि उसका कंप्यूटर खराब है। वो कप्तान को लहरों के बारे में सूचित करती है, लेकिन अगले 24 घंटों के लिए किसी भी असामान्यता को नजरअंदाज करने के लिए कहा जाता है। महिला को ये संदिग्ध लगता है और उसे यकीन है कि लहरें कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में उन्हें चिंता करनी चाहिए। फिर हमें अरमान, एक स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक और एक पनडुब्बी इंजीनियर से मिलवाया जाता है। वो तुर्की में कहीं एक तट से दूर एक सादा जीवन व्यतीत करता है। एक सुबह वो अपनी पूर्व प्रेमिका विक्टोरिया से संपर्क करता है। विक्टोरिया एक समुद्री जीव विज्ञानी है और इंसलिक एयरबेस की गहराई तक एक पनडुब्बी गोता लगाने की योजना बना रही है। उसने 5 लोगों की एक टीम चुनी है और यात्रा को निधि देने के लिए प्रायोजक ढूंढे हैं, लेकिन उसे एक पनडुब्बी और एक टीम लीडर की जरूरत है। अरमान ने शामिल होने से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि प्रायोजक उसका करोड़पति पिता है जिससे वो नफरत करता है। विक्टोरिया की यात्रा के एक दिन बाद अरमान ने इस पर विचार किया और अपने पिता को नाराज करने के लिए यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। जब वो उसे सूचित करने के लिए उसके स्थान पर जाता है तो उसे एक आदमी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अरमान को लगता है कि वो गलत घर में है, तभी उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति विक्टोरिया का मंगेतर फ्रेडी है। वो उनके साथ हवाई ठिकाने पर भी शामिल होंगे, लेकिन जहाज पर ही रहेंगे और परियोजना की तकनीकी हिस्से को संभालेंगे। अरमान उस आदमी के साथ काम करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन इसे उनके चेहरे पर नहीं दिखाते। कहीं और सुबह लहरों को देखने वाला सैनिक चिंतित हो जाता है और अपनी माँ को बुलाता है। वो अपने परिवार में सभी को भूमिगत सुरक्षित स्थान खोजने के लिए कहती है, क्योंकि सूरज उगने पर कुछ भयानक होने वाला है। जैसे ही वो फोन रखता है, 2 सिपाही उसके घर में घुस जाते हैं। महिला उन्हें बरगलाने में कामयाब हो जाती है और उनकी कार में बैठकर भाग जाती है। पनडुब्बी परियोजना की शुरुआत की रात में दृश्य कट जाता है। बाकी टीम में एक विदेशी, फेलिक्स, अरमान का सबसे अच्छा दोस्त बेंसन और राणा नाम का एक कॉलेज छात्र शामिल है। फ्रेडी और जहाज के कप्तान के साथ चालक दल के सभी 5 साथी उत्साह से जहाज पर सवार हो गए। समुद्र के बीच में हवाई अड्डे पर पहुंचने पर फ्रेडी और विक्टोरिया एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और पांचों का दल पनडुब्बी में सवार हो जाता है। जहाज का कप्तान विक्टोरिया को रोकता है और उसे बताता है कि पूर्वी एशिया में कुछ अजीब हो रहा है जहाँ सूरज उगाया है। हालांकि वे मानते हैं कि यह उन्हें प्रभावित नहीं करेगा और वंश शुरू करेगा। अधिकांश यात्रा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और चालक दल 12 घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर रहता है। अचानक अरमान ने नोटिस किया कि समुद्र बहुत उज्जवल है। इस तथ्य को देखते हुए कि वे एफोटिक जोन में है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, वो यात्रा समाप्त होने की घोषणा करते हुए पनडुब्बी को सतह की ओर ले जाता है। घंटों बाद वे सतह पर पहुंचते हैं, लेकिन पनडुब्बी जहाज के चालक दल के साथ संपर्क खो देती है। अरमान उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होने के कारण फेलिक्स पनडुब्बी को जहाज की ओर ले जाता है, जबकि अरमान ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। वो और विक्टोरिया जहाज पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे हर जगह केवल ये पता लगाने के लिए देखते हैं कि चालक दल, यहाँ तक कि फ्रेडी ने उन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया। नियंत्रण कक्ष में वे अंत में फ्रेडी का एक वीडियो पाते हैं जिसमें बताया गया है कि क्या हो रहा है। वीडियो में वो गुस्से में विक्टोरिया से कहता है कि सूर्योदय दुनिया भर के लोगों को मार रहा है। अब तक एशिया में लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं और हर सेकंड अधिक लोग मारे जा रहे हैं। फ्रेडी और चालक दल पास के एक द्वीप पर एक बंकर में जा रहे हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। अरमान और विक्टोरिया ने आपूर्ति पैक करने और पनडुब्बी में लौटने में समय बर्बाद नहीं किया। चालक दल के बारे में सूचित किए जाने के बाद कि क्या हुआ, वे निकटतम द्वीप के लिए अपना रास्ता बनाते हैं जहां सुरक्षित बंकर स्थित है। थोड़ी देर बाद वे किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे पनडुब्बी को डॉक करते हैं, वे देखते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर एक और विशाल पनडुब्बी उभरती है। जब सैनिकों का एक समूह पनडुब्बी से बाहर निकलता है तो समूह विस्मय में पड़ जाता है। कप्तान अरमान से मिलता है और पता करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा है, तो वे मान लेते हैं कि सभी बंकर में हैं। समूह स्थिति की तह तक जाने के लिए हाथ मिलाने का फैसला करते हैं। अचानक विक्टोरिया के सैटेलाइट फोन पर एक मैसेज आता है। ये फ्रेडी के बंकर में दौड़ते हुए वीडियो है। पृष्ठभूमि में सैकड़ों लोग अपने प्रियजनों को गले लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। सैनिक समूहों में अलग हो जाते हैं और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए शहर में जाते हैं। अरमान, विक्टोरिया और कमांडर भी बंकर की तलाश में निकल जाते हैं। जब वे अंततः अधिक आबादी वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो उन्हें लाशें दिखाई देने लगती हैं। चूंकि जली हुई जीभों के अलावा शवों पर कोई चोट दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है जैसे सभी ने आंतरिक रूप से दहन किया और एक भयानक मौत मर गई। शवों के पैटर्न का पालन करते हुए वे अधिक मृत लोगों से भरे चर्च में पहुंचते हैं, जो अपने प्रियजनों को गले लगाते हुए या ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मर जाते हैं। जब विक्टोरिया अपने मंगेतर को देखने की उम्मीद खोने वाली होती है, तभी एक सैनिक कमांडर को बैंक में मिले एक आदमी के बारे में बताता है। ये पता चला है कि एक व्यक्ति ने खुद को बैंक में एक तिजोरी के अंदर बंद कर लिया और जीवित रहने में सफल रहा। हालांकि उसका शरीर अंदर से तला हुआ है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अरमान उससे पूछता है कि बंकर कहाँ है, लेकिन उसे अस्पष्ट जवाब मिलता है। अंत में सेनापति ने उस व्यक्ति को दया से मार डाला। वो प्रमुख से बात करता है और दोनों अगले 30 मिनट में पनडुब्बी पर लौटने का फैसला करते हैं। अरमान और विक्टोरिया के पास फ्रेडी को देखने के लिए इतना समय है या वे पीछे रह जाएंगे। विक्टोरिया अचानक वीडियो में उस जगह को पहचान लेती है जिसे फ्रेडी ने उसे भेजा था और अरमान के साथ बंकर में ड्राइव करता है। वापस बैंक में सैनिकों का एक झुंड पैसों की गठरी जेब में डालना शुरू कर देता है।
उन्हें मुख्य अभियंता द्वारा रोका जाता है, जो उनके साथ तिजोरी में प्रवेश करते हैं। अचानक तिजोरी का दरवाजा बंद हो जाता है और अपने आप बंद हो जाता है। अल्तान नाम का एक सैनिक बाहर से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि किसी को तिजोरी खोलने का कोड नहीं पता होता, इसलिए वे निश्चित रूप से बंद हैं। अल्तान को अनिच्छा से अपने भाइयों को मरने और पनडुब्बी में वापस जाने के लिए छोड़ना पड़ा। वो अरमान और उसके समूह से नफरत करने लगता है, उन्हें अपने दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वापस गोदी में राणा को उसके फोन पर एक संकेत मिलता है और संकट के बारे में एक समाचार लेख मिलता है। ये बताता है कि सूरज का ध्रुवीकरण हर 11 साल में दिशा बदलता है। पिछले कुछ बदलावों से परिमाण धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे हाल के परिवर्तन के कारण बदलाव हो सकता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा विकीर्ण हो सकती है, जो मनुष्यों और पृथ्वी पर सभी जीवों को मारने के लिए पर्याप्त है। लेख में बहुत सारे अस्पष्ट शब्दावली और अस्पष्ट शब्द हैं, जो राणा मानते हैं कि इसे लिखने वाला व्यक्ति जल्दी में था। थोड़ी देर बाद अरमान और विक्टोरिया अंत में बंकर तक पहुंचते हैं और अंदर भागते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि मोटी दीवारें लोगों को सुरक्षित नहीं रखती हैं। कई लोग जमीन पर लेट जाते हैं, जिससे विक्टोरिया घबरा जाती है। वो तब तक अपनी सांस रोक कर रखती है जब तक कि वो अंत में फ्रेडी के मृत शरीर को जमीन पर नहीं देखती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका फोन उसकी तरफ पड़ा है, जहाँ उसने विक्टोरिया के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया था। इसमें वो खुश है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि सूरज को चढ़े 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक कोई मरा नहीं है। सेकंड बाद में वो दर्द से चिल्लाने लगता है और मर जाता है। जैसे ही उसकी चीखें दीवारों से गूंजती हैं, अरमान वीडियो को रोकने के लिए संघर्ष करता है। अंत में उसने हताशा से फोन तोड़ दिया। डॉक पर वापस जाने से पहले विक्टोरिया के पास उसे ठीक से दफनाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। जब तक वे वहाँ पहुँचते हैं, तब तक पनडुब्बी पहले ही बंद हो चुकी होती है और उतरने के लिए तैयार होती है। सेनापति उन्हें अंदर नहीं चाहता है, लेकिन प्रमुख उसे अन्यथा आदेश देता है। समूह को जल्द ही पता चलता है कि उनकी तरफ का एकमात्र व्यक्ति प्रमुख है और बाकी सैनिक उनसे नफरत करते हैं। उन्हें शौचालय साफ करने और सुरक्षित रहने के लिए सभी की नजरों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे अंदर आ रहे हैं, पनडुब्बी आक्रामक रूप से आगे बढ़ने लगती है। सैनिक घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि समस्या क्या है। इसके अलावा मुख्य अभियंता की पहले बैंक में मृत्यु हो गई थी और समूह में एक कुशल इंजीनियर की कमी है। अचानक अरमान पहचानता है कि पनडुब्बी के हाइड्रोलिक्स के साथ समस्या है और इसे ठीक करता है। मुखिया उसकी कौशल से प्रभावित होकर उसे मुख्य अभियंता बना देता है। सेनापति इससे खुश नहीं है, लेकिन वो मुखिया के फैसले के खिलाफ नहीं जाता है। बाद में आदेश के अनुसार समूह रिहायशी क्वार्टरों की सफाई कर रहा है। संकट के समय में भी वे मजाक करते हैं और खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। फन टाइम बाधित होता है जब अल्तान उन पर जांच करने के लिए आता है और उन्हें कई अपमानों के साथ मारता है। विक्टोरिया प्रमुख के पास जाती है और उसे बताती है कि उनके साथ हत्यारों जैसा व्यवहार कैसे किया जा रहा है। आदमी उन्हें दूर भेजने से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करता है। इस बीच रहने वाले क्वार्टर में अल्तान चुपके से अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। वे अपने डिब्बाबंद भोजन की तलाश करते हैं और कुछ गायब पाते हैं। एक शराबी अल्तान मानता है कि यह विक्टोरिया था जिसने इसे चुरा लिया और उसे धमकी देना शुरू कर दिया। उसे ऑपरेशन ऑफिसर ओलिविया ने रोका, जो मुखिया की बेटी भी है। अल्तान यही नहीं रुकता है और अरमान और उसके समूह के खिलाफ विद्रोह करने के लिए हर सैनिक को जगाता है। वो मांग करता है कि मुखिया बहुमत की इच्छा के अनुसार उन्हें पनडुब्बी से बाहर फेंक दे। मुखिया सख्ती से उसे परेशान करने से रोकने के लिए कहता है और अनुमति नहीं होने पर पीने के लिए उस पर पागल हो जाता है। इसके बाद अरमान आगे आकर माफी मांगते हैं और सभी को शांत करते हैं। वो बताते हैं कि जीवित रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि वे ग्रह पर जीवित एकमात्र मनुष्य हो सकते हैं। उनकी समझदार टिप्पणियों से कमांडर का अरमान और उसके समूह के बारे में विचार बदल जाता है और वो उन पर भरोसा करने लगता है। फेलिक्स, जो अभी भी रहने वाले क्वार्टर में है, देखता है कि एक सैनिक लापरवाही से हथगोला ले जा रहा है। वो घबरा जाता है और जल्दी से दौड़कर सभी को इसके बारे में बताता है। प्रमुख और बाकी समूह जीवित क्वार्टरों की ओर दौड़ते हैं और एक आदमी को मुस्कुराते हुए पाते हैं, जो भव्य को देख रहा है। अपने घर वापस अपने परिवार की मौत ने उसे सबसे अच्छा बना दिया है, जिससे वो तकहीन हो गया है। वो सोचता है कि पनडुब्बी में सभी को मर जाना चाहिए ताकि वे स्वर्ग में अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके। मुखिया उसके साथ तर्क करने और उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंतिम उपाय के रूप में वो कमरे में चला जाता है और दूसरों को बचाने के लिए उसके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। ग्रेनेड फट जाता है और विस्फोट में मुखिया और सैनिक दोनों की मौत हो जाती है। सेकंड बाद में सैनिक विस्फोट से हुए नुकसान को ठीक करना शुरू करते हैं। नियंत्रण कक्ष के तल में एक विलक्षण छेद को छोड़कर सब कुछ मरम्मत योग्य लगता है। अरमान कितनी भी कोशिश कर ले, पानी का दबाव धातु को छेद को ढकने नहीं देता। इसे हल करने का एक ही तरीका है कि इसे बाहर से बंद कर दिया जाए। ओलिविया अपने पिता की मृत्यु के बाद भी भावनात्मक रूप से अस्थिर होने के बावजूद मिशन में अरमान की मदद करने के लिए स्वयंसेवा करती है। वे बाहर तैरते हैं और प्रभाव क्षेत्र तक पहुंचते हैं। अरमान छेद को दिखने के लिए एक धातु का वेद करता है, क्योंकि ओलिविया अंधेरे में बेहतर दृश्य के लिए टॉर्च रखती है। अचानक एक मछली उस पर हमला करती है, जिससे वो एक हार खो देती है, जो उसके पिता का अंतिम उपहार था। वो इसे वापस पाने के लिए तैरती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पनडुब्बी की दृष्टि खो देती है। जब अरमान ने उसे गायब देखा तो वो उसकी तलाश करने गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें फिर से पनडुब्बी तक वापस जाने में परेशानी होती है। सौभाग्य से पनडुब्बी में विद्युत प्रणाली ठीक है और वे वापस अंदर जाने के लिए रोशनी का पालन करते हैं। इससे पहले कि वे दूसरों से मिले, अरमान ओलिविया से कहता है कि जो हुआ उसके बारे में भूल जाओ ताकि वो परेशानी में न पड़े। अंदर उन्हें सुरक्षित देखकर सभी राहत महसूस कर रहे हैं। छेद तय हो गया है और पनडुब्बी के अंदर पानी का स्तर कम हो गया है।
अगली रात वे आपूर्ति का स्टॉक करने और सूरज के साथ क्या हुआ इसके बारे में और जानने के लिए सेना के अड्डे पर पहुंचे। बेंसन को कोई काम नहीं सौंपा गया है, इसलिए वो शहर का नजारा लेने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता है। अंत में शीर्ष पर पहुंचने पर वो जंगल की आग को शहर में ले जाते हुए देखता है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि वो बमुश्किल इस बात पर नजर रख पाता है कि वो अपने परिवार के बिना कौन है। आखिरकार वो जीने की इच्छा खो देता है। इस बीच कमांडर और अन्य लोग अपने सहयोगियों को आपातकालीन कक्ष में मृत पाते हुए बेस में चले गए। इधर उधर देखने पर उन्हें पता चलता है कि सैनिक अपनी मृत्यु से पहले भागने की योजना के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे। आधार के चारों ओर देखने से पहले वे सभी मृत सैनिकों को उचित दफन देते हैं जो काम में आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद जैसा कि ऑल्टर और ओलिविया भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, उसे पता चलता है कि सब कुछ अपना स्वाद खो चुका है। ये लगभग वैसा ही है जैसे सूरज की रोशनी भोजन से सभी पोषक तत्वों को चूस लेती है। इससे पहले कि वे इसके बारे में अधिक शोध करें, वे एक शोर सुनते हैं और यह जांचने के लिए बाहर जाते हैं कि यह कौन है। कहीं और विक्टोरिया और बेंसन आर्मी बेस हेल्थ सेंटर में दवाएं और विटामिन ढूंढ रहे हैं। बेंसन चुपके से एक गोली निकालता है और उसे उच्च पाने के लिए खाता है। उसी समय फेलिक्स पनडुब्बी के अंदर अरमान के साथ सब कुछ से पहले अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है। वो पनडुब्बी में खोई एक चांदी की टॉर्च का उल्लेख करता है और इसकी जांच के लिए रहने वाले क्वार्टर में जाता है। अचानक वो एक व्यक्ति को पनडुब्बी से भागते हुए देखता है। चूंकि वो और अरमान ही क्वार्टर में रहने वाले थे, इसलिए वो पीछे वाले व्यक्ति का अनुसरण करता है। जल्द ही सैनिक उसके साथ जुड़ जाते हैं और प्रकरण समाप्त हो जाता है क्योंकि वे अंत में अपरिचित को घेर लेते हैं। आगे क्या हुआ देखने के लिए अगला एपिसोड देखें। देखने के लिए धन्यवाद।